के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल। यूपी सरकार की माने या यूपी सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहे हैं। और ये जो प्राइवेट स्कूल है, कॉन्वेंट के स्कूल है जो इंग्लिश मीडियम है, उनको हमारे परिषदीय स्कूल जो हैं वो मात दे रहे हैं, उनको बीट कर रहे हैं। ये दावा है उत्तर प्रदेश सरकार का। बड़ी बात नहीं है कि उनकी 4 साल से कायाकल्प का मामला चल रहा है। इन स्कूलों पूरे अगर हम बात करें तो 1.39 लाख स्कूल्स हैं, मतलब एक बड़ी तादाद है इन स्कूलों की। और इनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम पिछले 4 साल से चल रहा है कायाकल्प मिशन के नाम पर। और कोशिश ये की गई कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12 ऐसे स्कूल हों जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाए जाते हों, जहां पर श्रमिकों के बच्चे पढ़ते हों और वो अंग्रेजी बोलना आता हो, उनको अंग्रेजी लिखना आता हो, अंग्रेजी पढ़ना आता हो, और जिसमें सरकार का दावा है कि वो सफल रही है। इतना ही नहीं, एक डिस्ट्रिक्ट में तो कम से कम 10 से 12 स्कूलों की कल्पना की गई थी, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे होने का दावा भी किया जा रहा है जहां तो 20 से 25 स्कूल ऐसे हैं हर जिले में जिनकी स्थिति प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूलों से बहुत बेहतर है। वहाँ बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं और अंग्रेजी में सारा काम कर रहे हैं। और बात अगर करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सरकार ने शुरू से ही कोशिश की है कि कायाकल्प किया जाए। ऐसे में बाउंड्री से लेकर के पानी की उपलब्धता, रंग रोगन और साथ ही साथ में बच्चियों के लिए टॉयलेट और बाकी बच्चों के लिए भी टॉयलेट का इंतजाम भी करने की बात की जा रही। क्या वाकई अगर हो जाता है, वाकई एक बहुत बड़ी जो हमारी कल्पना थी वो साकार हो जाएगी, क्योंकि परिषदीय स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। और अगर ये बच्चे सही ढंग से पढ़ जाएंगे तो देश का भविष्य, यकीन मानिए, बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। इस बात में मुझे किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए कि दरअसल सरकार कि ये रिपोर्ट कहती क्या है, ये इस पर गौर फरमाइए। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि पिछले 4 साल के दौरान 1000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय कॉन्वेंट स्कूल को मात दे रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए योगी सरकार ने प्रदेश के 1,39,000 परिषदीय विद्यालयों में छात्रों के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया। वहीं सैकड़ों स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम भी किया। निजी स्कूलों की तरह यहाँ पर बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। स्मार्ट क्लासरूम, खेलने के लिए मैदान, लाइब्रेरी व बेहतर कक्षाओं के साथ हर तरह की सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। अधिकारियों की माने तो परिषदीय विद्यालयों को बेहतर बनाने का काम जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि योगी सरकार के परिषदीय स्कूल निजी स्कूल पर 20 साबित हो रहे हैं। लखनऊ का नहरी स्थित प्राथमिक विद्यालय हो या फिर सीतापुर का प्राथमिक विद्यालय हिलालपुर, बाराबंकी का प्राथमिक विद्यालय हीरपुर, हरदोई का प्राथमिक विद्यालय महोनी जैसी सैकड़ों स्कूल जिले के निजी स्कूलों को मात दे रहे हैं। सरकारी पहल के बाद यहाँ पर छात्रों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। अभिभावक महंगे निजी स्कूल चलाने की बजाय परिषदीय विद्यालयों में अपने बच्चों के दाखिले करा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय को अंग्रेजी माध्यम से संचालित किया जा रहा है। योगी सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए प्रदेश के 1,39,000 परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प हुआ। 4 सालों में निजी स्कूलों की तरह कुछ स्कूलों को डेवलप करने का प्रयास शुरू हुए। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक माहौल बदला। गरीबों के बच्चों भी अब परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। औसतन हर जिले में 12 से 15 स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह डेवलप किया गया। कई जिलों में तो 20 से 25 स्कूल निजी स्कूलों की तरह डेवलप हो चुके हैं। इसमें हरदोई में करीब 10 विद्यालय, सीतापुर में 7, बाराबंकी में 6 और लखनऊ में 12 स्कूल निजी स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं।
सरकार के ऑपरेशन कायाकल्प से स्कूलों का कायाकल्प हो रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। हमारे साथ जो खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ में वंशराज दुबे जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है वंशराज दुबे जी आपका। मोहित अहमद अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। बहुत स्वागत है मोहित साहब आपका भी। समाजवादी पार्टी के मनोज यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है मनोज जी। और साथ ही साथ में हमारे साथ में शिक्षाविद जुड़ चुके हैं, शशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शशिकांत पांडे जी, आपका ही रुख करेंगे सबसे पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए हम आपका रुख करेंगे। सरकार का ये दावा है कि जो परिषदीय स्कूल हैं वो प्राइवेट और कॉन्वेंट स्कूल से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी राय क्या कह रही है? देखिए प्रदीप जी, अभी जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकार की तरफ से अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए 1,39,000 परिषदीय विद्यालयों में सुविधाओं को सरकार ने बढ़ाया है और पिछले 4 साल में 1,000 से अधिक स्कूलों को कॉन्वेंट स्कूलों से, जो उत्तर प्रदेश में जो संचालित कॉन्वेंट स्कूल है, उनसे बेहतर बनाने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये ऑपरेशन कायाकल्प के तहत ये जो परिषदीय विद्यालयों को बेहतर करने की कोशिश काफ़ी लंबे समय से चल रही है और इसमें अलग अलग जिलों में कुछ स्कूल्स निश्चित रूप से जो है वो बेहतर स्थिति में है, ऐसा तमाम रिपोर्टों में भी देखने में आया है। लेकिन एक दूसरा भी इसका पहलू है जिसकी तरफ मैं ध्यान देना चाहूँगा कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों का प्रश्न है, 8.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में है वो। और अगर कुछ चुनिंदा विद्यालयों में हम अगर एक सैंपल के तौर पर अगर हम कुछ उनको प्राइवेट स्कूलों के लेवल पर लाने में कामयाब हुए हैं, तो इसके माध्यम से हम ये कहना कि उत्तर प्रदेश के जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो गई है, उनमें बड़ा क्वालिटेटिव चेंज आ गया है। यह जल्दीबाजी होगी। निश्चित रूप से तमाम विद्यालयों में, चाहे उनके बाउंड्री वॉल हो, फर्नीचर हो, साइंस लैब हो, कुछ आइडेंटिफाइड विद्यालय जो कि सरकार ने चुने थे उनमें कुछ उन्होंने मूलभूत सुविधाएं जो है वो बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन अभी एक इस तरह से एक हम स्वीपिंग कोई रिमार्क दें कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय बहुत बेहतर हो गए और जो यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे वो बहुत बेहतर हैं, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दीबाजी हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बैलेंस बात कही कि इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन एक स्वीप करके अगर हम ये रिमार्क्स देना चाहें तो शायद जल्दबाजी होगी। बहुत शानदार बात कही आपने शशिकांत पांडे जी। बने रहिए हमारे साथ में, आपके पास आएंगे वंशराज दुबे जी। आप हमेशा से आप और आपकी सरकार हमेशा से शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब बातों पर ध्यान देती रहती है, क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? देखिए प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आज आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ समस्या है, खास करके जो शिक्षा की व्यवस्था है, अगर आज इस पे आज डिबेट हो रही है तो ये बहुत बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और मुझे लगता है इस बदलाव का श्रेय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने के बाद बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि पूरा का पूरा किस तरीके से जब हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में दौरा करते हैं, सरकारी स्कूलों को देखने की बात करते हैं, हमारे तमाम विधायक, हमारे सांसद जब सरकारी स्कूलों को गांव-गांव जाने की देखने की कोशिश करते हैं, उसके सूरते हाल को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं वहां पे, तो उसके बाद लगातार हमारे नेताओं पे मुकदमे होते हैं, लगातार उनको रोका जाता है। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के दो माननीय मंत्री दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री को ललकारते हैं कि आपके सरकारी स्कूल से ज्यादा अच्छे हमारे सरकारी स्कूल हैं, उसको आके आप देखिए, और उनके निमंत्रण पे जब माननीय मनीष सिसोदिया जी लखनऊ आते हैं तो ये सारे के सारे मंत्री भाग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का दरअसल प्रदीप जी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये सिलेबस था ही नहीं कि अच्छे स्कूल बन पाए, अच्छे सरकारी अस्पताल बन पाए। उनका दरअसल सिलेबस ये था कि कैसे मंदिर पे बहस हो जाती, कैसे मस्जिद पे बहस हो जाती। लेकिन एक जो बदलाव हुआ है, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं,
अपने तरफ से कि कम से कम उन्होंने कुछ सोचा तो इसके बारे में। आज उन्होंने ये कहना तो शुरू किया कि भाई सरकारी स्कूल को ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन जमीनी हकीकत आज प्रदीप जी उससे बहुत दूर है। एक नहीं, एक सैकड़ा, कम से कम सैकड़ों सरकारी स्कूल पे मैं खुद गया हूं और आज भी टाट पट्टियां हैं, आज भी जर्जर दीवारें हैं, और कोई भी संभ्रांत फैमिली जो मिडिल क्लास है या जो थोड़ा सा जिसके यहां कुछ आय होती है, अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजता। सरकार ने तमाम तरीके की पहल की कि किस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी है उनके बच्चे पढ़ने जाएं, विधायक के बच्चे पढ़ने जाएं, लेकिन जमीनी स्तर से बहुत सारे दूर है। और मुझे लगता है जो पहल आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में की है, और प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के सरकारी स्कूल यानी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल किस तरीके से हैं। हिंदुस्तान में जब अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में आते हैं और गुजरात जाते हैं तो उनकी पत्नी कहीं नहीं जाती, उनकी पत्नी हिंदुस्तान के दिल्ली राज्य में जाती हैं और अरविंद केजरीवाल जी के सरकारी स्कूल को देखने जाती हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा प्रमाण पत्र हम नहीं दे सकते। 98% बच्चे आज सरकारी स्कूल के पास हो रहे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने जिस पहल को शुरुआत की है, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनसे निवेदन भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आपके इस कछुए की चाल से कुछ नहीं होगा। आपकी एक कमेटी अगर दिल्ली सरकार से इस विषय में बात की, हमने लगातार स्वागत किया कि आप आइए बात करिए और किस तरीके से एक बदलाव हो सकता है प्राइमरी स्कूलों में, उसको ठीक करने का काम करिए। ठीक है। मोहित अहमद साहब, आप भी लंबे समय से स्कूल कॉलेजों से जुड़े रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट कैसी, आपको ये रिपोर्ट कैसी लग रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं स्कूल से जुड़ा ही नहीं रहा हूं, बल्कि स्कूल चलाता भी हूं जी, और प्राइमरी, जूनियर जी और डिग्री तक का मुझे अनुभव है चलाने का। जी जी। सरकारी परिषदीय स्कूल जो है 1 से 8 तक के परिषदीय स्कूल हैं, प्राथमिक स्कूल जो चलते हैं, उनकी स्थिति शुरू में क्या थी, कुछ सुधार की तरफ है। इसके लिए सरकार ने सोचा तो और ये कहने की साहस सरकार कर रही है कि हम प्राइवेट स्कूलों का मुकाबला कर रहे हैं। चलिए, अगर कह रहे हैं तो उसका कुछ न कुछ प्रयास किया होगा, और मगर अभी सामने नहीं आया। शिक्षा की हालत ये है कि अगर प्राइवेट संस्थाएं ना हो, प्राइवेट स्कूल ना हो, तो सरकार के पास अभी इतना न सामर्थ्य है, न संसाधन है, न व्यवस्था है कि शिक्षा की पढ़ाई को वो अपने उसमें ले सके, अपने कंट्रोल में। इसलिए प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर रहना सरकार की मजबूरी है। बस एक चीज मैं बता दूं, आज से नहीं, सरकार बहुत दिनों से प्राइमरी स्कूल के बच्चों को वर्दी दे रही है, जूता दे रही है, स्वेटर दे रही है, मिड डे मील दे रही है। जो कुछ दे रहे हैं वो तो ठीक है, मगर मिड डे मील पर जो खर्च कर रहे हैं वो अनर्थ, वो अनायास जा रहा है, जिसका कोई फायदा नहीं है। मिड डे मील में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उसमें समय बर्बाद होता है, पढ़ाने वाले का समय, खाने वाले का समय, बच्चों का समय, और इसी में बीत जाता है। और कितनी शिकायतें आती हैं ये आपके सामने आई होगी। तो मिड डे मील तो इनका वो प्रैक्टिकल नहीं है, फ्लो। ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी की सराहना करता हूँ कि उसने निजी स्कूलों को पीछे कर दिया है सरकारी स्कूलों से। वहाँ परिस्थिति दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर है। दिल्ली एक छोटा स्टेट है और केजरीवाल की सलाहियत में और यहाँ की सलाहियत में अंतर है। सरकार चलाने वालों की सलाहियत में और वहाँ की सलाहियत में अंतर है। वहाँ लोग पूरी तरह से अमूल चूल परिवर्तन कर दिया है केजरीवाल साहब जी। यहाँ कोशिश कर रहे हैं, मगर कोशिश कैसे करें? ठीक है मोहित साहब जी, आप तो अपनी पार्टी की जगह आम आदमी पार्टी को तरजीह देने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है मोहित साहब, आपके पास आ रहा हूँ। जी जी, आ रहा हूँ सर आपके पास दोबारा से। मनोज यादव जी, इसके पहले आपकी सरकार थी, 4 साल पहले आपकी सरकार थी, 5 साल तक लगातार। डिबेट में बैठे तमाम सारे साथियों की बातों को बड़े ध्यान से सुना, और कई सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे सिर से बिल्कुल ऊपर से ही निकल गई।
अब अहमद जी पता नहीं किस पार्टी से, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसा उनका वक्तव्य आया उस वक्तव्य से मैं हतप्रभ हूँ कि आखिर इस तरह की भी बातें आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तमाम परिस्थितियों को अलग कहते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर अलग हैं तो तमाम सारी ऐसी भी चीजें होंगी जिनमें कहीं मिड डे मील भी जरूरी होगा और कहीं मिड डे मील का कोई मतलब भी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें कहना कि वो अनर्गल चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। मैं कहीं ना कहीं इस बात से सहमति नहीं रखता हूँ, क्योंकि 35 करोड़ आबादी प्रदीप जी देश में आज इस तरह की है जिसको सिर्फ 1 जून की रोटी मिलती है। तो शायद मेरे ख्याल से उस परिवार के बारे में भी जिम्मेदारी सरकार का काम है सोचना। खैर, अगर इसमें भ्रष्टाचार होता है तो भ्रष्टाचार तो विधायक निधि, सांसद निधि से जो प्राइवेट स्कूलों में पैसा दिया जाता है उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पे होता है। इसके कई प्रमाण मिल चुके हैं। एक बड़ा हिस्सा जाता है तो उसको भी बंद कर देना चाहिए। क्या अहमद जी इस बात से सहमति रखते हैं? क्या ये भी बताएं। मुद्दा आज ये नहीं, लेकिन क्योंकि सवाल ऐसे आ गए थे तो निश्चित तौर पे मैं उसका जवाब देना उचित समझता था कि इस तरह की बातें आई हैं तो निश्चित तौर पे इस पे भी बहस होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ये कह रही है विश्वकर्मा जी कि हम बहुत बेहतर सिस्टम बना रहे हैं, तो अभी आपने हाल ही के दिनों में सुना होगा कि 10,000 प्राइमरी के विद्यालय को सरकार बंद करने जा रही है। तो आखिर वो विद्यालय बंद क्यों करने जा रही है? और अगर सरकार इस मुद्दे पे राजनीति करना चाहती है, शिक्षा के मुद्दे पे, हमारे शिक्षा के मंदिर के मुद्दे पे, उसको सुधारने के मुद्दे पे, तो हम उन सरकार का स्वागत करेंगे और सरकार से कहेंगे कि जितनी मर्जी उतनी बहस कर लो। अगर आप बेहतर मैकेनिज्म बनाना चाहते हो उत्तर प्रदेश के स्कूलों का, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको पत्र भी लिखेंगे, लेकिन सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत होनी चाहिए, जमीन पे, धरातल पे परिवर्तन नजर आना चाहिए। तब तो हम आपकी सराहना भी करेंगे, धन्यवाद भी देंगे, आपको बधाई भी देंगे। लेकिन सिर्फ बात कर लेना, 10,000 स्कूल बंद करने की बात करते हो, गाय गोबर धर्म मंदिर की करने वाले लोग शिक्षा के मंदिर को कब बेहतर बनाने के लिए आंदोलन करेंगे? ये बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई। ठीक है, ठीक है। जी ऐसी बात हो रही, बाकी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि सरकार बहुत गंभीर रूप से इस विषय में सोच रही है। ठीक है। प्रोफेसर शशिकांत जी, आपने बहुत बैलेंस बात की। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, सब कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है ये प्राथमिक स्कूल, और आपने भी कहा प्राथमिक स्कूलों को पूरी तरीके से कायाकल्प कर देना। तो आप, लेकिन ये सरकार का अच्छा प्रयास है कि हर जिले में कम से कम 10 से 12 स्कूलों का कम से कम ऐसा कायाकल्प किया जाए जो कॉन्वेंट स्कूलों से टक्कर ले सकें। ये तो एक सराहनीय कदम है। ये भी कहा प्रदीप जी कि एक शुरुआत अगर सरकार ने की है, और जैसे कि और भी जो विभिन्न जो हमारे साथी पैनलिस्ट बैठे हैं, एटलीस्ट उन्होंने भी ये बात कही कि जितने भी अगर सरकार कुछ आइडेंटिफाई करती है कि प्रत्येक जिले में 10-12, या वो आगे दावा कर रहे हैं कि हम 20-22 तक कुछ जिलों में उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, कुछ स्कूलों को डेवलप किया है। मैं कई विद्यालय ऐसे जानता भी हूँ, कुछ जगहों पर मेरा वहाँ जाना हुआ है या लोगों के माध्यम से मैंने देखा भी है कि कुछ जगहों पर ये सुविधाएं आई हैं, और ये एक मैं सराहनीय पहल मानता हूँ। कोई चीज जो है आलोचना के लिए नहीं, दूसरी शशिकांत पांडे सर, दूसरी अच्छी बात यह है कि बाकी भी जो हमारे मेहमान है वो कह रहे हैं कि कम से कम शिक्षा पर बहस हो रही है, सरकार रिपोर्ट पेश कर रही है। ये भी एक बहुत शुभ संकेत है। अगर एक देश को मजबूत बनाना है तो शिक्षा और स्वास्थ्य है। हम एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना जो है कर ही नहीं सकते जब तक कि अगर सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो दो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उस पर ध्यान न दे। यह दुर्भाग्य रहा भारतवर्ष का कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ किया जाना चाहिए था निश्चित रूप से हम वो कर नहीं पाए। आंकड़ों में हम कुछ भी दिखा दें, लेकिन जहां तक गुणात्मक शिक्षा की बात है तो अभी भी जो है हम बहुत पीछे हैं। और मैं आपको प्रदीप जी उत्तर प्रदेश के बारे में ये जो मैं बता रहा था कि पहले मैंने जो स्टेटमेंट दिया कि कुछ किया है और कुछ किया जाना शेष है, उसको मैं आगे आंकड़ों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो एनरोलमेंट रेशियो है वो 80% के आसपास है, और जो कि भारतवर्ष का जो एनरोलमेंट का रेशियो है वो 89% के आसपास है। यानी जो ऑल इंडिया एनरोलमेंट रेशियो है छात्रों का उसमें भी हम 9% के आसपास पीछे होते हैं। और इसी तरह से जो स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है
उत्तर प्रदेश में लगभग 9% के आसपास है, और जो कि अगर पूरे देश में हम देखें तो ये 6th हाईएस्ट है। यानी कि जो ऑल इंडिया रेशियो के हिसाब से आप देखेंगे तो हम वहां भी, हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर स्कूलों में ड्रॉप आउट अभी भी हो रहे हैं, ये वर्तमान फिगर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ये के प्रयास सराहनीय है, लेकिन इसमें आवश्यकता इस बात की है कि इसको स्पीड अप करने की आवश्यकता है। अगर बिल्कुल बिल्कुल स्पीड अप करने की आवश्यकता, बिल्कुल ठीक करें सर। मैं अभी से समझना चाहूँगा, क्या यही कारण है कि चूंकि यहाँ पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मिड डे मील का प्रोविज़न यहाँ पर रखा गया था, जिससे कि हम दो तरह से अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकें। एक, बच्चे स्कूल आएंगे मिड डे मील की वजह से, दूसरा जो उनके में जो एनीमिक है, एनीमिया के शिकार हैं, वो उनकी सेहत भी सुधरेगी। समझ करके सरकार के द्वारा एक काफी अनुसंधान के बाद लाई गई थी, उसके पीछे कुछ ठोस वजहें थी और उसमें दम है। आवश्यकता इस बात की है, जैसे कि मोहित अहमद साहब ने कहा कि उसमें भ्रष्टाचार है। समस्या इस बात की है कि अगर भ्रष्टाचार है तो हमें भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है, न कि हमें पूरी की पूरी स्कीम को ही समाप्त कर देने से समस्या का समाधान होगा। तो बिल्कुल 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 आपने ठीक कहा। मोहित साहब का ही रुक, मोहित साहब आपने सुना, ये व्यवस्था इसलिए की गई थी जिससे कि गरीब बच्चों को भोजन मिल सके, गर्म खाना मिल सके, और वो जो एनेमिक है, हमारे देश के ज़्यादातर बच्चे एनेमिक है, वो उन एनीमिया से उनको दूर किया जा सके, और इनरोलमेंट भी बढ़ेगा। जैसे शशिकांत जी कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट और इनरोलमेंट रेट भी कम है। इस बात से कि गरीबी में जो बच्चे पल रहे हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, उनको दूर करने के लिए मिड डे मील दिया जाता है, मगर उस क्वालिटी का मिड डे मील सप्लाई कहाँ हो रहा है? सर मोहित अहमद साहब, मनोज जी कह रहे हैं, मनोज जी ने एक बहुत बढ़िया बात उठाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है तो जी कर दिया जाए, मगर उसका और तरीका है। हम समझते हैं कि आर्थिक मदद कर दी जाए और उससे गार्जियन से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को आर्थिक मदद ये लेकर के आप उनके भोजन की व्यवस्था करिए, या और कोई और रास्ता बनाइए। वहाँ समय बर्बाद होता है। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, नहीं ज्यादा नहीं मोहित साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। सवाल यह कि अगर डीबीटी के माध्यम से पैसा लोगों के घरों में पहुंचा दिया जाएगा तो ये बच्चे स्कूल नहीं आएंगे फिर, और उनको बच्चे स्कूल इसी लालच में आते हैं कि उनको खाना मिलेगा वहां पर। कर रही है कि हमने अपने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के मुकाबले लाके खड़ा कर। सर मोहित साहब, पूरे स्कूलों की बात नहीं कही उन्होंने। वो कह रहे हर जिले में 10 से 12 स्कूलों को उन्होंने इस लायक बनाया है। तो धीरे धीरे बना मोहित साहब जी होगी, एक बार की सारे स्कूल तो आ नहीं जाएंगे, मगर ये सराहनीय कदम जी जो और काम होगा। स्कूल तो हर गांव सभा में है, सरकारी स्कूल सभा में है, सरकारी स्कूल जहाँ नहीं है वहाँ खोल दिया जाता है, मगर टीचर ना उस जज्बे के हैं, ना उस जानकारी के हैं। टीचर का ना वो लगन है। नहीं सर, भले नहीं सर मोहित साहब, अभी 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई है और उसमें इसकी गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है कि क्वालिटी के टीचर वहां पर भरे जाएं। सही है, क्वालिटी के टीचर बैठ जाए, मगर कितना आप पहले पता चला कितनी संख्या में प्राइमरी स्कूल के टीचर फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी कर रहे हैं, उसकी छानबीन हुई तो लगातार। सर भ्रष्टाचार तो हर जगह आज से नहीं ना, भ्रष्टाचार में तो हम बहुत लंबे समय से आगे चल रहे हैं, और 150 की संख्या की अगर बात करें तो हम 105 हमारा जो स्थान है वो 135-135 के आसपास ही रहा है। नहीं मोहित साहब, एक सवाल आपसे ये भी है, मनोज जी ने एक बहुत बढ़िया सवाल उठाया कि अगर भ्रष्टाचार की हम बात करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो एमपी और एमएलए के फंड में हो रहा है, तो उसको बंद कर देना चाहिए सबसे पहले। 100% सारे स्कूलों में हो रहा है।
अरे एमपी एमएलए का जो फंड पाते हैं वो अप्रोच रखते हैं और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, वो लोग पाते हैं, हम लोग तो नहीं पाते, हम लोग तो नहीं पाते हैं, मगर जो रखते हैं। मगर एक चीज मैं ये बता दूं कि सपा से शासन सुधार करने का तो कोई प्रयास नहीं किया गया। भाजपा ने प्रयास तो किया, इसकी मैं सराहना करता हूँ। और मनोज जी बताइए भाई। मनोज जी बताइए भाई। मनोज जी कायम हुए हैं। जी 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 बिल्कुल मनोज जी बताइए कि सपा के 5 मोहित अहमद साहब कह रहे हैं कि सपा के 5 साल के शासनकाल में कोई प्रयास नहीं किया गया स्कूलों को बेहतर करने का। जानकारी कम है तो इसके लिए मैं अपने और अपनी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा। अब मोइन अहमद जी के ही आंकड़ा नहीं शुद्ध है। एक सेकंड मुझे सुनी बात नहीं, पढ़ी बात पे बोला जाता है। आपको पता है जिस खाने की क्वालिटी पे और जिस पे आपने बात की, समाजवादी पार्टी ने अक्षय पात्रा को खाने की जिम्मेदारी दी कई जनपद में, और जिसमें बेहतरीन खाना हमारे स्कूल के बच्चों को दिया जाता है। ये किसने किया? समाजवादियों ने। आपकी जानकारी नहीं है तो आपका भाई मतलब ही खत्म। हमारी सरकार चली गई, हम पूरे प्रदेश में अक्षय पात्रा को जिम्मेदारी देखी जाती है। अच्छा सुनिए तो मेरी बात पहले। आपके पास अनुभव बड़ा है, प्रयास करते हुए नहीं देखा। अरे हमने प्रयास नहीं किया, आप बताइए ना। आप सरकार आज क्या प्रयास कर रही है? आप तो 6 महीने चुनाव के बचे हैं। 6 महीने के बाद तो सब चला चली की बेला हो जाएगी, सबके फाइलें कंप्लीट होके बंद हो जाएंगी, बस्ते ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। कौन सा प्रोजेक्ट 6 महीने बाद पूरा होगा? तो हम इस तरह की राजनीति नहीं करते। हमने स्कूली बच्चों को बस्ता दिया, जूता दिया, मोजा दिया, एक नई ड्रेस का एक बिल्कुल आवरण व्यवस्थित किया, जो नई ड्रेस बच्चों को मिलना शुरू हुई। आप क्या जानो कि प्राइमरी के, सुनिए तो एक मिनट बताइए। अरे चलिए ठीक है, चुनाव जीतना ही नहीं आपकी सफलता होती है, ये सत्ता प्राप्त करना और विपक्ष में बैठना दोनों पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। तो आप चुनाव जीतना ही अगर सफलता मानते हैं तो वो आपका पैमाना हो सकता है, समाजवादियों का नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये मुझे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी ने जो टाट पट्टी पे बैठते थे बच्चे, उनको बेंच पे नहीं लेके आए? आपकी जानकारी में है कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप सोचो, जो पेड़ के नीचे कक्षाएं चलती थी, उनके लिए एक इतने सारे स्कूल जो देश में है, हमने नहीं किया क्या? हमारी पार्टी ने नहीं किया क्या? हमने तो हर जिले में एक आदर्श विद्यालय बनाने की पहल शुरू की। अगर आपको मालूम नहीं तो लखनऊ के सरोजनी नगर जिले के सरोजनी नगर विधानसभा में जाके देख लीजिए, हमने आदर्श विद्यालय भी स्थापित किया। और उस मैकेनिज्म को क्या सरकार ने आगे बढ़ाया क्या? आप पूछिए ना भाजपा से सवाल, अगर बढ़ा पाई हो तो बताइए। 8-9 लाख विद्यालयों में एक विद्यालय का हवाला दे करके आप अपना मतलब तमगा मत बांधिए। अरे मैं कह रहा हूँ दूसरी पार्टी कर देना। 8-9 लाख हमने तो आदर्श विद्यालय बनाया, हमने आदर्श विद्यालय बनाया, आप उसी तरह के 10 और बना देते। हम तो सत्ता में नहीं है, हम सत्ता में होते तो हमसे कहते आपने आगे क्यों नहीं बनाया? ठीक है मनोज जी, वक्त एक ब्रेक का है। मनोज जी ब्रेक पर जाना पड़ेगा। सवाल पूछा जाना चाहिए था सरकार से, लेकिन यहाँ सवाल पूछ रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सवाल पूछ रही है कि आपने क्या किया और हमने क्या किया। दरअसल सरकार से कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा, ये बड़ी विडंबना है। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है कि आज चर्चा का सरकार भी कर रही है, कम से कम स्कूलों पर चर्चा हो रही है। ये एक बहुत शुभ संकेत है कि स्कूलों की कायाकल्प करने की बात की जा रही है। कितना कायाकल्प हुआ, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलकर कदम उठाएं और नए कल की ओर बढ़ें। LIC प्रस्तुत करते हैं पुरुषों के लिए आधार स्तंभ व महिलाओं के लिए आधारशिला योजना। 75,000 से 3 लाख रुपए तक की बीमा राशि। अधिक जानकारी के लिए निकटतम LIC शाखा से संपर्क करें। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं,
मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूं और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोज यादव जी का रुख करेंगे। मनोज जी, आपने कहा कि सरकार 10,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की बात कर रही है। सवाल ये उठता है कि अगर एक्सेस में विद्यालय ज़्यादा हो, अननेसेसरी का स्ट्रक्चर खड़ा हो, तो आपको नहीं लगता कि उसको बंद करना ही बेहतर होगा? में सबसे ज्यादा सिर्फ एक चीज है और वो है जनसंख्या। तो जिस देश की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां के संसाधन कभी एक्सेस नहीं हो सकते। हम अमेरिका नहीं, हम फ्रांस नहीं, हम जर्मनी नहीं है जहां पे क्वालिटी शिक्षा के लिए विद्यालय ज्यादा है और जनसंख्या कम है। हम हिंदुस्तान है, जो कुछ बना बिल्कुल सिस्टमेटिक बना। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूं, इस बात में मैं ईमानदारी से जवाब आपको दे रहा हूं कि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय पे काम होना चाहिए उस तरीके से प्राथमिक विद्यालय पे काम नहीं हो सका। लेकिन हमें उम्मीद थी कि डबल इंजन की सरकार जो है, क्योंकि हम तो सेंट्रल से पैसा मांगते हैं अपने हक का और हमें हकमारी की जाती है, हम छोटी पार्टी है। लेकिन जो डबल इंजन की सरकार थी उस सरकार ने क्या कोई ऐसा नया माइंडसेट सेट किया या ऐसा कोई आइडिया सेट करके दिखाया जो ये देश प्रदेश की मनोज जी बता तो रहे, आपको रिपोर्ट बता रही है। आपने रिपोर्ट नहीं देखी क्या हमारी? कि हर जिले में कम से कम 10 से 12 ऐसे स्कूल हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहे हैं। और ये तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कई कई जिलों में तो 20 से 25 स्कूल हैं। तो मैं कहता हूं क्या भाजपा के प्रवक्ता आप आए क्या? आपने अपने चैनल की जिम्मेदारी के तहत सरकार की नहीं, वो कहीं फंस गए होंगे, कभी कभी नेटवर्क नहीं मिलता है जी। अरे मोहित साहब तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस के होते हुए, मंत्री होते हुए तारीफ कर रहे हैं भाजपा की। जो बीजेपी है वो कांग्रेस है और जो कांग्रेस है वो बीजेपी है। वो एक दूसरे की तारीफ करने के लिए ही बने हैं। इसमें आप ये बता दीजिए, नहीं मनोज जी, नहीं मुझे ये बता दीजिए, आपने सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल ये है, आपने कहा, फिर से सवाल दोहराता हूँ, 10,000 प्राथमिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जहां पर बच्चे आ नहीं रहे हैं, जहां जैसे कि प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी ने कहा एनरोलमेंट है नहीं, ड्रॉप आउट ज्यादा है, बच्चे आ नहीं रहे, तो ऐसा नहीं लगता कि आपको उनको बंद करके उस वहां के टीचरों को दूसरी जगह लगा दिया जाए? देखेंगे और आपके देश के हर आंकड़े को जो विश्व पटल पे जितनी भी संस्थाएं हैं उन पे सब पे चर्चा होती है। तो आपको पता है कि आपके देश में शिक्षा का स्तर किस लेवल पे है, अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी बड़ी है। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपको एक ग्रेट कंट्री बनना है तो आपके देश की जनता को शिक्षा भी तो मिलना जरूरी है। ये मैंडेट नहीं है क्या? ये बंद करने वाली बात है क्या? उसको खत्म करने वाली बात है क्या? अगर आप हर गांव में शिक्षा नहीं दे सकते, स्वास्थ्य नहीं दे सकते, बिजली नहीं दे सकते, तो आप सरकार किस बात के लिए हैं? आप सरकार का कोई मतलब नहीं है। और सरकार का सबसे बड़ा जो जनहित में, नहीं सरकार दे रही है ना, सरकार हर तरफ चौतरफा विकास कर रही है, समावेशी विकास है ये। समावेशी विकास ऐसे ही तो होता है कि हर चीज का विकास हो, धर्म का भी विकास हो और शिक्षा का भी विकास हो, स्वास्थ्य का भी विकास हो। शिक्षा के मंदिर का विकास किस तरह हो रहा है आप सबको पता है। नई शिक्षा नीति आ गई है,
उसमें अंग्रेजी का क्या सिस्टम है, किस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, वो भी आपको पता है। भाई मनोज यादव जी, आपके लिए बेस्ट उदाहरण ये है, सरकार कह रही कि नरही का स्कूल है जो इसका बेस्ट उदाहरण है, आप जाकर के वहां पर चेक कर लीजिए। जो कॉलेज हमने जो स्कूल बनवाया है सरोजनी नगर में, जो सरोजनी नगर जो आपकी रायबरेली रोड से जो सरोजनी नगर रोड जाती है, उस पे जो आदर्श विद्यालय बना है उसको जाके चेक कर लीजिएगा। मैं नरही वाला स्कूल जाके चेक करूंगा। नया क्या किया है, कितना बजट है, जूता मोजा बांट नहीं पाए और बता रहे हो कि हमने बिल्कुल नया व्यवस्था बना दी है। इस तरह की बातें गलत है। आप जो काम करिए मजबूती से, ठोस तरीके से करिए। और मैं तो फिर कहूंगा, अनुरोध करूंगा कि शिक्षा के मंदिर पे बहस जरूरी है, और जितना ज्यादा बहस होगी उतना बेहतर हमारा सिस्टम बनेगा। बिल्कुल, चलिए ठीक है मनोज जी। वंशराज दुबे जी, आप कह रहे थे, आपने तारीफ भी किया कि कम से कम धर्म, कर्म, गोबर, इन सब के अलावा शिक्षा पर भी बहस हो रही, सरकार इसके लिए काम करने के लिए प्रयत्नशील है। देखिए प्रदीप जी, दो बहुत बड़ी चीजें हैं, इस बात को भी हमको आपको समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 5.5 लाख करोड़ का बजट है और 25 करोड़ की आबादी है और आपने देखा कि शिक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार 18,000 करोड़ के आसपास खर्चा करती है। 5.5 लाख करोड़ के बजट में मात्र 18,000 करोड़ रुपए खर्चा करती है, जबकि 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश की। दिल्ली सरकार, आदरणीय अभी मोहित अहमद जी साहब कह रहे थे, सरकार की तारीफ भी कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तारीफ भी कर रहे थे। दिल्ली सरकार जिसका बजट 69,000 करोड़ रुपए है और दिल्ली सरकार खर्चा करती है 16,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 25%, अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्चा करती है मात्र 2 करोड़ की आबादी में। तो कहीं ना कहीं एक नियत, एक सोच का फर्क है। अगर आप गांव, गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे को शिक्षित कर देंगे तो मुझे लगता है गांव का भला होगा, जिले का भला होगा, प्रदेश का भला होगा और राष्ट्र का भला होगा। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा अंतर है सोच में, एक बहुत बड़ा अंतर है नियत में। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में क्या होता है, वहां के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को वहां पे हर 6 महीने पे बाहर विदेश ट्रेनिंग भेजा जाता है। यानी आप न्यूयॉर्क जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप सिंगापुर जाइए, वहां के जो विदेशों में सरकारी स्कूल चल रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, वो ट्रेनिंग लेके वहां के अध्यापक, दिल्ली सरकार के अध्यापक जब आते हैं तो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बना हुआ है। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरी तरफ प्रदीप जी मैं आ रहा हूं, अपनी तारीफ करते जी, प्रदीप जी मैं आ रहा हूं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या होता है। तमाम तरीके के राजनीतिक दलों ने आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चलाई, लेकिन एक चीज जो नहीं बदल पाई आज तक, वो क्या था कि आज भी प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को, जिनकी बहुत साफ नीयत होती है कि वो मासूम बच्चों को, गांव, गरीब, किसान, मजदूर को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन बावजूद उसके सरकार क्या करवाती है, सरकार करवाती है उनसे जनगणना, सरकार करवाती है उनसे मतगणना, सरकार उनसे पोलियो ड्रॉप दिलवाती है। तो करना पड़ेगा ना, और मिड डे मील की बात सामाजिक काम है भाई। नहीं, मिड डे, ये सारे काम आप, जब भाई रोजगार नहीं है तो ये सारे काम आप तमाम तरीके की भर्तियां निकाल के उनसे करवाइए। आप अगर शिक्षकों से मतगणना करवाइएगा, आप अगर उनसे जनगणना करवाइएगा, उनसे पोलियो ड्रॉप पिलवाइएगा, तो बच्चों की शिक्षा क्या दे पाएंगे? उनसे आप मिड डे मील का खाना बनवाते हैं। और मिड डे मील की बात, मिड डे मील के लिए अलग से नहीं, आप जाके जमीन पे देखिए। और नरही के स्कूल की तारीफ हो रही थी आदित्यनाथ जी की सरकार में, जब मनीष सिसोदिया जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आते हैं, मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे उतरेठिया का स्कूल, उस स्कूल को देखने नहीं दिया जाता। कितनी दुर्दशा है उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूलों की। दूसरी एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रदीप जी, सबसे पहली बात तो आपने मिड डे मील में देखा कि किस तरीके से 1 लीटर पानी में 40 लीटर, 1 लीटर दूध में 40 लीटर पानी मिला के बच्चों को पिलाया जाता है। नमक रोटी खिलाई जाती है, दाल के नाम पे हल्दी और पानी दिया जाता है। हर जगह व्याप्त है, इसमें कोई नहीं है प्रदीप जी। लेकिन आप सोचिए जिस पत्रकार ने मिड डे मील के भ्रष्टाचार को उजागर किया, ये सरकार उसके ऊपर मुकदमा कर देती है। कहीं ना कहीं शिक्षा के मंदिर के नाम पे पहले की भी सरकारों ने, लेकिन वर्तमान की आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरीके से मोटी दलाली खाई है इस शिक्षा के मंदिर को ठीक करने के नाम पे, मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है। इनका मुद्दा मंदिर, मस्जिद, गाय गोबर है। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में सरकारी स्कूल को ठीक करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में भी जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता ये जानती है कि अगर कोई जो इस देश में कोई ऐसी सरकार है जो सरकारी स्कूलों को ठीक कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। ठीक है भाई। शशिकांत जी, एक बहुत मौजूद बात कही है वंशराज दुबे जी ने। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, कि 5.5 लाख का बजट
मात्र 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं स्कूली शिक्षा पर। आपको लगता है कि वाकई ये एक गंभीर प्रश्न है, इस पर हमको सोचना पड़ेगा? प्रदीप जी, ये राष्ट्रीय स्तर पर और या प्रदेश स्तर पर यह प्रारंभ से ही यह एक हमारे लिए चिंतनीय सी विषय रहा है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन के नाम पर जो बजट एलोकेट किया जाता रहा है वो बहुत ही कम रहा है। उसको बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सरकारों ने उसमें कुछ थोड़ा बहुत तो बढ़ोतरी की, लेकिन इस तरह से आम आदमी पार्टी के जो आप आज जो साथी है स्टूडियो में, और जिस तरीके से वो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपना जो एजुकेशन का बजट बढ़ाया है, उसकी वजह से वो एक क्वालिटेटिव चेंज वहाँ के स्कूलों में निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है। और वो कोई भी कितना भी बड़ा आम आदमी पार्टी का आलोचक हो, उसे इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि उस मॉडल को वो वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो गए थे, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में उन्होंने विजिट की थी, उसको फर्स्ट हैंड उन्होंने एक्सपीरियंस किया था और उसको दिल्ली में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक कामयाब रहे। सबसे पहले यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हमें बजटरी एलोकेशंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित रूप से हम अगर लखनऊ में प्राथमिक विद्यालयों की बात करेंगे तो हम नरही दिखा करके नहीं हमारा काम हो जाएगा, या जैसा मनोज जी कह रहे थे कि हम सरोजिनी नगर का विद्यालय दिखा करके आदर्श विद्यालय से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। पर जो सरकार पूरे प्रदेश में शासन करती है उसका दायित्व तो पूरे प्रदेश की जनता के प्रति बनता है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की हो सकता है, आपके दो लक्ष्य हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है। आप शॉर्ट टर्म में निश्चित रूप से आप मॉडल स्कूल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी बेहतरी के लिए प्रयत्न करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लॉन्ग टर्म आपका विजन क्या है, एक रोड मैप क्या है, आप किस तरह से जो है जो गाँव गरीब के जो लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, उनको भी आप मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो वही शिक्षा आपको उन बच्चों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो मजदूर है, जो वंचित है, जो शोषित है, दलित है। तो क्या वह कार्य सरकार कर पा रही है, ये अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने शशिकांत जी, आपने बिल्कुल शानदार तस्वीर खींच के रख दिया है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केसी जैन साहब भी जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, बहुत स्वागत है आपका। सार्थक चर्चा चल रही है कि सरकार कम से कम ये कोशिश कर रही है कि स्कूलों पर भी चर्चा हो, और सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा यह गया कि कम से कम हर जिले में 10 से 12 स्कूल ऐसे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल को मात दे रहे हैं। बच्चे अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि स्कूलों पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा अभी निकल करके ये आई कि 5.5 लाख करोड़ के बजट में मात्र 18,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, जिसको बढ़ाए जाने की बहुत आवश्यकता है। ये बात सही है कि जो प्राइमरी शिक्षा है या माध्यमिक शिक्षा है और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए बजट को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि प्रदेश में अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया है सरकार आते ही आते, तो इस 36,000 करोड़ रुपए की भी जब उन्होंने केंद्र से भी उसकी कोई राहत नहीं ली है तो नहीं जैन साहब, हम बात इस समय शिक्षा पर कर रहे हैं और समय भी हमारे पास थोड़ा कम है, तो बेहतर होगा कि अगर हम लोग अपने मुद्दे पर फोकस करें। 18,000 करोड़ रुपए का बजट है तो ये पिछले 4 वर्षों में लगातार अगर 18,000 20,000 करोड़ रुपए का बजट है तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट शिक्षा के ऊपर इन 5 सालों में सरकार ने खर्च किया। लेकिन जो 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के ऊपर पड़ा है, इन चीजों को ध्यान में रख करके और भी जो लॉकडाउन के समय में चूंकि सरकार के पास केसी जैन साहब, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। वंशराज दुबे जी आम आदमी पार्टी के हैं, वो कह रहे हैं हम बजट का 25% स्कूलों पर और शिक्षा पर खर्च करते हैं। ये कि जो दिल्ली की बात है, दिल्ली में दिल्ली की पॉपुलेशन, दिल्ली का डेवलपमेंट कितने प्रतिशत हो चुका है और प्रदेशों की अपेक्षा में, क्योंकि दिल्ली पूरे देश की राजधानी है और वहां पर जो चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहां पे डेवलप है वो अन्य जगहों पे पॉपुलेशन
और एरिया को देखते हुए, जो क्षेत्रफल है प्रदेशों का, उनको देखते हुए हमें और तमाम सारी चीजों पे भी पैसे को खर्च करना पड़ता है। ऐसे में जहां तक प्रतिशत की बात है, तो प्रतिशत की तो बराबरी उसमें नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि आप देखिए अगर जैन साहब हमारे साथ वंशराज दुबे जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी देखिए वंशराज जी। प्रदीप जी, बहुत शानदार तरीके से कैसे वॉकआउट किया जाता है सवालों से, कैसे जो है उसको स्किप कर दिया जाता है। जैन साहब से ही कोई सीखे और भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। आप एक चीज की दुहाई देते हैं कि भैया दिल्ली तो 2 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है और उत्तर प्रदेश तो 24 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है। लेकिन आप मुझे बताइए प्रदीप जी, जिस पिता के पास 2 बच्चे होंगे वो परवरिश अपने 2 बच्चों को कर सकता है, अगर 4 बच्चे तो उसका भी परवरिश करेगा। यहां सिर्फ एक नियत की बात है। अगर एक सरकार 69,000 करोड़ रुपए में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शिक्षा पे खर्चा करती है, तो 5.5 लाख करोड़ वाली बजट वाली सरकार 18,000 करोड़ क्यों खर्चा करती है? दूसरी चीज आपने देखा कि 25% हम अगर अपनी शिक्षा पे खर्चा कर रहे हैं, तो यहां पे मुश्किल से मुझे लगता है 4 से 5% होगा। आप लगातार अगर ये बात हवाई में तरीके से कर देंगे कि भैया उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है, कतई नहीं। जैन साहब सिर्फ और सिर्फ एक नियत का फर्क है। अगर एक सरकार 2 करोड़ आबादी की जनता को अच्छी व्यवस्थाएं दे सकती है, अच्छे अस्पताल दे सकती है, अच्छे सरकारी स्कूल दे सकती है, वो सरकार उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता को अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल दे सकती है। बस उस नियत के साथ, उस नेक इरादे के साथ कार्य करने की जरूरत है। जी जैन साहब, स्कूलों की बात है तो हम प्राइमरी स्कूलों के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहे हैं, MBBS की सीटों में वृद्धि हो रही है और इंजीनियरिंग कॉलेज IIM खुले, अच्छी बात है। लेकिन जब तक देश का भविष्य सुनहरा नहीं होगा तो वो वहां तक जाएगा कैसे? अगर बेसिक एजुकेशन ही नहीं ठीक रहेगी, बुनियादी शिक्षा नहीं सही रहेगी, तो वहां तक पहुंचेगा बच्चा कैसे? शिक्षा पे बजट के प्रतिशत की बातचीत हो रही है, लेकिन आप जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, जो सरकारी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, वो कहां से पढ़ करके आए? इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से, इन्हीं माध्यमिक। अरे केसी जैन साहब, आप भाई झूठ क्यों बोलते हैं? जो जमीनी हकीकत है आप उस पर बात करिए ना। हम तो यहाँ पे बैठ के इस बात का तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा था ही नहीं, जो शिक्षा और अस्पताल का मुद्दा था ही नहीं, अगर आज उस पर बहस कर रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जिक्र में राजनीति के सेंटर में ला रही है, तो हम तो आपका स्वागत कर रहे हैं। आप भाग जा रहे हो इंटर कॉलेज को लेके, आप भाग जा रहे हो इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का आपने क्या किया उसकी सच्चाई में बताने लगूंगा तो टाइम कम हो जाएगा। आपने उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक कॉलेजों को, सरकारी कॉलेजों को खत्म करने का काम किया है। आपने IITI कॉलेजों को खत्म करने का काम किया है। आप मुद्दे से मत भटकिए। आप ये बताइए कि 4 सालों में और 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों को ठीक करने के नाम पे ऊपर से लेके मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से लेके विधानसभा से विधायक तक कितनी मोटी दलाली खाई गई है, इसका सिर्फ जिक्र करिए आप। जी जैन साहब, जो हमारे आम आदमी पार्टी के साथी में उनकी जो है लगातार प्रश्न पे प्रश्न वो कर रहे हैं, एक प्रश्न का वो जवाब नहीं सुनना चाहते, धारा प्रवाह बोल करके केवल आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। देखिए, नहीं, मैं वंशराज दुबे जी से कहूंगा कि वो पूरी बात आपकी सुनेंगे, आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप दिल्ली की तुलना करें तो दिल्ली में जो बजट खर्च होता है वो कुछ चीजों पे स्पेशली खर्च होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम सारी चीजों पे बजट खर्च होता है। इसलिए जो प्रतिशत की बात है, अगर आप देखिए क्यों तो दिल्ली में कितने प्रतिशत किसान है, क्योंकि दिल्ली भी शहरी इलाका है पूरा ज्यादातर उसमें से, और जबकि उत्तर प्रदेश में 80 से 90% जो भूभाग है वो कृषि प्रधान भाग है, और हमारे यहाँ पे केसी जैन जी, प्राइमरी स्कूल पे बात हो रही है, प्राथमिक विद्यालय पे बात हो रही है, आप किसानों पहुंच जाते हैं। आपकी सरकार 18 फॉर्च्यूनर खरीदती है हर साल, हमारी सरकार वहां सरकारी स्कूल बना रही है। शोर शराबा करना है तो बोलने से कोई बात। जैसे केसी जैन साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी नहीं, वो अपने छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन आप अपनी बात रख सकते हैं। जी जैन साहब। जी। और वो धारा प्रवाह बोलते रहेंगे तो जवाब कैसे आएगा? ठीक है जैन साहब, अपनी बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। जो हम फिर वही बात बता रहे हैं आपको, अगर 18,000 करोड़ रुपए का बजट है तो इस बार 18,000 करोड़ रुपए का बजट है,
प्राथमिक स्कूलों पे, इसके पहले कितना बजट रहा, और जो जब सरकार आई तो उसके प्रथम बजट में कितना बजट रहा, कितने प्रतिशत बजट रहा? अगर टोटल ओवरऑल नहीं जैन साहब, आप अगर 18,000 करोड़ के बजट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करीब 90,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि तब तो ये बंसराज दुबे जी कहेंगे हम 25% खर्च कर रहे हैं, 5 साल में 125% हो जाएगा। एक ये पहली बार बजट नहीं है। प्राइमरी स्कूलों को डेवलपमेंट के लिए तो लगातार जो है बजट लोकेट हो रहा है, साथ ही साथ जो तनख्वाहें दी जा रही है वो उसमें से अलग से बजट है। जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, जो शिक्षा पे जो प्राइमरी स्कूलों में तनख्वाह बढ़ती, नहीं शशि, शायद इस बात से शशिकांत जी इत्तेफाक नहीं रखेंगे। शशिकांत जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो 18,000 करोड़ का बजट रखा गया है वो उसमें सरकार, उसमें शिक्षकों की सैलरी नहीं है, शिक्षकों की सैलरी के लिए अलग से बजट दिया जाता है? जैन साहब सवाल जवाब सुन लीजिए। शशिकांत जी जी ठीक है जी, शशिकांत जी, सवाल ये है, जैन साहब कह रहे हैं कि जो 18,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है उसमें शिक्षकों की सैलरी नहीं है, शिक्षकों की सैलरी के लिए अलग से बजट एलोकेट किया जाता है। ये प्रदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर क्या प्रावधान है, व्यवस्था है, ये तो प्रदीप जी सरकार, आप जो है जैन साहब सरकार का आगे बेहतर बताएंगे। लेकिन 18,000 करोड़ में यहाँ देखिए चर्चा का मुख्य बिंदु ये है कि आप जो बजटरी एलोकेशंस कर रहे हैं, सरकार 4 साल से है, निश्चित रूप से अभी कोविड का समय आ गया और सरकार आई तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की, ये सब बातें अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन साथ ही प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है, हमारा जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो भी बहुत बड़ा है। प्रदेश बड़ा होता है तो केवल समस्याएं ही बड़ी नहीं होती है, फिर हमारे आमदनी के जरिए भी बहुत बड़े होते हैं, हमारे कामकाज के हाथ भी बड़े होते हैं, जनसंख्या ज्यादा होने से 2 हाथ बड़े ज्यादा हो जाते हैं। जब हम सरकार, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है उत्तर प्रदेश में, ये अपने आप में एक डेमोग्राफिक बेनिफिट है और उसको, उस बेनिफिट्स को सरकार किस तरह से एनकैश करने की कोशिश कर रही है। ठीक है सर, समय कम है, आखिरी कमेंट के लिए चलते हैं। मोहित अहमद साहब, आप इधर उधर देख रहे हैं, लगा जल्दी से बताइए, सरकार ये दावा कर रही है और आपने भी तारीफ की, आपको लगता है कि और क्या किया जाना चाहिए? मैं बताने से पहले पांडे जी का एक जवाब दे दूं। सर अब समय कम बचा है, बस 1 मिनट सर, अब समय कम बचा है जी, इसलिए एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं तो पांडे जी नहीं ये मनोज जी ने नहीं कहा, जान लीजिए कि अगर आज भाजपा का कोई बढ़िया आलोचना करने वाला है, कोई हम विरोधी दल का रोल अदा कर रहा है, वो तो राहुल गांधी है, माननीय अखिलेश सिंह जी नहीं है। मोहित साहब माफ करिएगा, समय कम है हमारे पास आज। ठीक है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा मित्र भर्ती करके आपने कितनी पेचीदगी पैदा की शिक्षा विभाग में, ये आप स्वयं जानते हैं कि सर शिक्षा मित्रों पर बात करेंगे तो पूरी बहस उस पर निकल जाएगी। मनोज यादव जी, आपका फाइनल कमेंट, शिक्षा और कैसे बेहतर हो इसके लिए आप क्या आप राय देना चाहेंगे? माफ करिएगा जी मनोज जी। मैं इधर की बात में तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात जरूर कहना चाहूंगा। 1 मिनट शांत हो जाइए, मोहित जी शांत हो जाइए प्लीज, आपका आपसे बात होगी। भाजपा की बात है, भाजपा ठीक है भाजपा की बात है जी। अरे भाई साहब ठीक है, समय निकल गया सर जी। मनोज जी जल्दी से। मनोज जी देखिए, मैं ये बात कह रहा हूँ जिस तरीके से फ्रांस के राफेल की यहाँ पे डिलीवरी होती है, क्या फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, जर्मनी, अरे शांत हो जाइए भाई। नहीं, बहुत लंबा खींच ले गए भाई। मनोज जी आप भी रुकिए। वंशराज जी आप जल्दी से बता दीजिए क्या होना। देखिए, मैं केसी जैन जी और आपके चैनल के माध्यम से
सिर्फ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से कि आपने एक अगर पहल की शुरुआत की है, अगर सरकारी स्कूल को ठीक करने की शुरुआत की है, तो एक कमेटी बनाइए, उसको दिल्ली भेजिए, दिल्ली सरकार के अंडर में वो कमेटी पूरी ट्रेनिंग करके आएगी, आपके उसमें शिक्षा मंत्री भी शामिल हो, और जब वो सीख के आएंगे, वहां पे देख के आएंगे, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों का भला होगा जब प्राइमरी स्कूल ठीक होंगे। जैन साहब, आपका फाइनल कमेंट। जो हमारे देश के बच्चे हैं यही देश के भविष्य बनते हैं, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उसमें अगर और अधिक अच्छा बजट लोकेट हो तो और बच्चों के विकास के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा होगा। लेकिन सरकार के पास जो संसाधन है उनको ध्यान में रखते हुए सरकार अलग अलग चीजों में अलग अलग बजट को लोकेट करती है और इसको लेकर के बाकायदा सदन में पूरी चर्चा भी होती है कि किस चीज में कितना बजट लोकेट किया गया और कौन सी चीजों में खर्च होगा। लेकिन ये बात आपकी सही है कि अगर बच्चों के विकास के लिए बजट और थोड़ा बढ़ाया जाएगा अगले सत्रों में तो बच्चों के विकास के लिए अच्छा होगा और बच्चे ही आगे चल करके देश का भविष्य। ठीक है, अच्छे जी शशिकांत जी, जल्दी से 30 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट। जी, यही वो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो होता है वो एक जब समावेशी लोकतंत्र की बात करते हैं, एजुकेशन के माध्यम से ही हम एक समतामूलक समाज बना सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इसको हमेशा जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखना चाहिए, और अगर वाकई जो है हम जब अपने गरीबों के और जो शोषित और वंचित तबके की के बच्चों को अगर हम शिक्षा दे पाएंगे तो हम सही मायने में एक सही राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप ही के नोट से हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वंशराज जी ने भी जो बात कही और शशिकांत जी ने जो बात कही बहुत मौजूद है कि कम से कम अब शिक्षा पर चर्चा हो रही है, ये बहुत बढ़िया बात है। सरकार दावा कर रही है कि उसने हर जिले में कम से कम 10 से 12 स्कूल ऐसे कर दिए हैं जो प्राइवेट स्कूलों को, कॉन्वेंट स्कूलों को मात दे रहे हैं और वहाँ के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ये एक बहुत शानदार बात है और बात निकल कर ये आ रही कि बजट का एलोकेशन भी ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि हम और बेहतर शिक्षा उनको दे सके और वो देश का भविष्य बन सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।